Today we will revise chapter Judiciary and Secularism. Judiciary. At the top there is Supreme Court, High Court, and then District Court. District Court is further divided into civil courts and criminal courts. So first of all, Supreme Court. It is the highest court of appeal in India, and इसे हम एपेक्स कोर्ट भी कहते हैं. It is in Delhi, and the main functions of first of all, the Chief Justice is the head of the Supreme Court. There are other judges. How the judges are appointed? Chief Justice help the President to select the judges of the Supreme Court, and once appointed as a judge, it is not easy to remove. Judges can be removed only by the impeachment, the method that followed to remove the president of the country. So once appointed as a judge, it is not easy to remove the person. So age of retirement, एज, ये लोग जो होते हैं जजेस, इनकी रिटायरमेंट एज होती है, ठीक है, 65. वंस रिटायर्ड, एक बार जब ये रिटायर होते हैं जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दे आर नॉट अलाउड टू वर्क इन लोअर कोर्ट्स. फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि जब हाई कोर्ट के जजेस रिटायर होते हैं ना, दे कैन वर्क इन सुप्रीम कोर्ट, बट सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है ना, दे कांट वर्क इन लोअर कोर्ट आफ्टर देयर रिटायरमेंट. हाई कोर्ट के जजेस सुप्रीम कोर्ट में वर्क कर सकते हैं आफ्टर देयर रिटायरमेंट, सुप्रीम कोर्ट के नहीं, क्योंकि कोई भी पर्सन हाई से लो लेवल पे नहीं आएगा. तो फाइनल डिसीजन जो होता है दैट इज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. इफ पर्सन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय द डिसीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ही कैन go to high court, and if person is not satisfied by the decision of the high court, then person can go to supreme court, and decision of supreme court is final. Person has to follow the decision of the supreme court. if कैसे कैसे केसेस को सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करती है, नो लिसन केयरफुली. यहाँ फंक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आप कह सकते हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ देयर आर क्लैशेस बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, अगर किसी सेंट्रल एंड स्टेट में झगड़ा हो जाए, फॉर एग्जांपल पंजाब एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में ही झगड़ा हो जाए, तो केस कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट. वो केस सीधा किधर जाएगा? सुप्रीम कोर्ट. इफ देयर आर क्लैशेस बिटवीन 2 or more states, देन केस अगेन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट. अगर एक से ज्यादा स्टेट्स में आपस में झगड़ा हो जाए, तब भी केस किधर जाएगा? सुप्रीम कोर्ट. तो इस वजह से आप बताओगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है ना, ये लोअर कोर्ट्स के अगेंस्ट जो अपील होती है उनके अगेंस्ट भी डिसीजन ले सकती है. डिसीजन जैसे हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट ये अपना डिसीजन हाई कोर्ट के का चेंज कर सकती है सुप्रीम कोर्ट. तो इस वजह से आप बताओगे सुप्रीम कोर्ट के और क्या क्या फंक्शंस हैं? गार्डियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्टर ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स. फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि according to right to constitutional remedy, person can go to court if his or her rights are violated by government, by fellow being or by society. Person can go to court, and court issue writs. Court क्या issue कर देती है? Writs, and according to that writs, compensation is given to the victim and punishment is given to the violator. So court is the guardian of our fundamental, protector of our fundamental rights. It is the guardian of constitution also. Sometimes laws are made by the government, and majority of the people are not in the favor of such laws. People protested. Then under such condition, court can declare such laws unconstitutional. ऐसे लॉ को वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है. तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट.
आप ये भी कह सकते हो सेटल डिस्प्यूट्स, लोगों के डिस्प्यूट सेटल करती है, आप ये सब भी कह सकते हो, है ना। तो नेक्स्ट, अब इधर आ जाओ, सेम ही रहेंगे फंक्शंस। यहाँ पे रिटायरमेंट A65 है, यहाँ पे 62 है। आफ्टर रिटायरमेंट पर्सन कैन वर्क इन हाई कोर्ट, बट यहाँ का पर्सन इधर नहीं आएगा। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हम कहेंगे सिविल एंड क्रिमिनल केसेस को हैंडल करती है। अगर तो झगड़ा प्रॉपर्टी को लेके, मैरिज या डिवोर्स है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, अडॉप्शन या सक्सेशन वाले कोई भी ऐसी बातें हैं, तो ऐसे केस जाएंगे सिविल कोर्ट्स। किधर जाएंगे? सिविल कोर्ट्स। बट अगर मर्डर, थेफ्ट, अगर ऐसे किडनैपिंग ऐसे केस हैं, तो वो किधर जाएंगे? क्रिमिनल कोर्ट्स। सिविल कोर्ट्स के जो केसेस हैं या कोई भी डिस्प्यूट्स हैं सिविल कोर्ट्स वाले, वो आउट ऑफ द कोर्ट भी सॉल्व हो सकते हैं विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। बट क्रिमिनल केसेस जो होते हैं, दे आर सॉल्व्ड बाय कोर्ट ओनली, नॉट आउटसाइड द कोर्ट। क्रिमिनल केसेस कभी भी कोर्ट के बाहर सॉल्व नहीं होते, दे आर सॉल्व ओनली इन द कोर्ट। वो सिर्फ कोर्ट में ही सॉल्व होते हैं, क्रिमिनल केसेस नॉट आउट ऑफ द कोर्ट। तो इन अवर कंट्री judiciary is independent. India is the largest democracy in the world, and in India, हम कहें तो मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट इन इंडिया जुडिशरी इज टोटली इंडिपेंडेंट। तो आप एक तो ये बताओगे, क्वेश्चन इज हाउ कैन यू से इन इंडिया जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। या आपसे पूछा जा सकता है, डू यू एग्री इन इंडिया जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट? यस, इन इंडिया जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। हाउ? आप बताओगे, इन अवर कंट्री judges can take their decisions in an, आप कह सकते हो, judges can take decisions in an independent manner without any outer pressure. They are not under the control of president, prime minister or ruling party. They can give their decisions in an independent manner. Functioning of judges or Supreme Court is not discussed in the parliament. ये भी एक बात इसको इंडिपेंडेंट बनाती है कि इनके फंक्शंस जो हैं वो पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं होते। नेक्स्ट, once appointed as the judge of Supreme Court, it is not easy to remove the person. नहीं तो ये तो हर टाइम ये लोग डर के रहेंगे कि अगर हमने ये डिसीजन ऐसे ले लिया तो हमारी जॉब ही ना चली जाए। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। Once appointed as a judge, it is not easy to remove the person from his post. It is not an easy process because same process is followed to remove the judge as to remove the president of the country, that is impeachment. तो इस वे से हम कहेंगे कि it is not easy to remove the judges of the Supreme Court after their appointment. So in India, we can say judiciary is independent and it is the main feature of democracy. तो इस वजह से आप बता सकते हो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जजेस के डिसीजन को चेंज नहीं कर सकते, कांट चेंज द डिसीजंस ऑफ द जजेस इन इंडिया। तो इस वजह से इंडिया में ये सारी डिफरेंट कोर्ट्स दे वर्क, एक हाईएस्ट कोर्ट जो है उसके अंडर करती हैं, सुप्रीम कोर्ट। तो नेक्स्ट इज मैं सेकुलरिज्म। हाउ कैन यू से इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री? जैसे अभी मैंने बोला हाउ कैन यू से इन इंडिया जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, अब मैं बोल रही हूँ हाउ कैन यू से इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। इसमें आप बताओगे इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री बिकॉज इन इंडिया देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। People can follow any religion and propagate it. In India, there is no state religion. All religion are treated equally in India. अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर आप इंग्लैंड जाते हो तो क्रिश्चियनिटी इज द मेन रिलीजन। अगर आप श्रीलंका जाते हो तो बुद्धिज्म इज द मेन रिलीजन। और अगर आप पाकिस्तान जाते हो तो इस्लाम इज द मेन रिलीजन। बट इन इंडिया देयर इज नो स्टेट रिलीजन, ऑल रिलीजन आर ट्रीटेड इक्वली। ठीक है, पीपल कैन फॉलो एनी रिलीजन एंड प्रोपोगेट इट।
तो इस वजह से आप कह सकते हो इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, क्योंकि इंडिया में स्टेट रिलीजन नहीं है। ऑन द अदर हैंड कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन अस right to freedom of religion. Constitution has given us right to freedom of religion. By this right, we can follow any religion and propagate it. ठीक है, इस वजह से आप कह सकते हो फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो साथ में हम ये भी बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगाई हुई हैं इस राइट पे। विच टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शंस? फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि वी कांट से सच वर्ड्स विच हर्ट द सेंटिमेंट्स या फीलिंग्स ऑफ द पीपल ऑफ अदर रिलीजन्स। हम दूसरे रिलीजन्स के अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोल सकते, तो वी हैव नो राइट। ठीक है, और साथ में हम ये भी कहेंगे कि वी कैन नॉट सैक्रिफाइस एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स टू प्लीज द गॉड्स एंड गॉडेसेस। लोग कई बार बलि चढ़ाते हैं एनिमल्स की, ह्यूमन बीइंग्स की, देवी देवताओं को खुश करने के लिए, जबकि ऐसा कुछ भी अलाउड नहीं है। पीपल कांट सैक्रिफाइस ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स टू प्लीज देयर गॉड्स एंड गॉडेसेस। तो इस वजह से सेकुलर जो सेकुलर कंट्री है इंडिया, बट देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ने उसके कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं ताकि लोग अपने फ्रीडम राइट को मिसयूज ना कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसमें हम बताएंगे कि इंडिया जो है इट इज अ सेकुलर कंट्री। नो स्टेट रिलीजन, ऑल रिलीजन आर ट्रीटेड इक्वली। एंड आप साथ में कह सकते हो वी कैन फॉलो एनी रिलीजन, वी कैन प्रोपोगेट एनी रिलीजन, there is no outer pressure on the person to follow this and that religion. एक बात और, हमारी कंट्री में the people of different religious communities जो हैं, they have given right to set up their educational institutions. For example, जैसे मैं बोलूँ कि different religious communities हैं and वो अपने educational institution सेटअप कर सकती हैं, बट ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में दे कांट डिनाई द एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और साथ में वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूं कि शिव कौन सा है, शिव ज्योति स्कूल। शिव ज्योति स्कूल में आप अगर फॉर एग्जांपल, आपको नाम से तो लगेगा हिंदू कम्युनिटी, क्या वहां पे सिख बच्चे नहीं पढ़ते? सब पढ़ते हैं। तो इट मीन्स, जैसे मैं बोलूँ जैन पार्वती स्कूल, नाम से लगेगा जैनियों का स्कूल है, क्या वहाँ पे हिंदू सिख बच्चे नहीं पढ़ते? सब पढ़ते हैं, क्योंकि हमने खुद ही कहा कि एवरी रिलीजियस कम्युनिटी कैन सेट अप देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बट they can't deny the admission of the children on the basis of religion. ऐसे वो डिनाई नहीं कर सकते बच्चों के एडमिशन को। तो ये सब बातें इंडिया को सेकुलर कंट्री बनाती है। ठीक है, इन इंडिया वी फॉलो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे मैं बोलूँ यूएसए में कैसी गवर्नमेंट है, तो आप कहोगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर मैं पूछूं कि इंडिया में कैसी गवर्नमेंट है, तो आप बोलोगे इन इंडिया वी आर फॉलोइंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि इंडिया में 2 हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। और ड्यू टू, और वो जो हाउसेज हैं, एक को हम लोअर हाउस कहते हैं, एक को हम अपर हाउस कहते हैं। वी हैव डन इन डिटेल all about these houses, and we have done also the functions of the parliament. Parliament is the largest law making body in India. इंडिया में हम लिस्ट सिस्टम को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। देन हम कहते हैं रेजिडरी पावर्स। रेजिडरी पावर्स आर इंजॉयड ओनली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट। तो इस वजह से हम कहते हैं नेक्स्ट हम कहते हैं इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होती है दैट इज आंसरेबल टू, किसको आंसरेबल होती है? पार्लियामेंट। इफ पार्लियामेंट पासेस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देन प्राइम मिनिस्टर अपनी पूरी टीम के साथ रिजाइन करना पड़ता है उनको। तो इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है।
इंडिया में जुडिशरी जो है दैट इज टोटली इंडिपेंडेंट। एंड साथ में अगर मैं बोलूँ कि इंडिया में इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, ये तीनों बातें आपको याद रखनी है। जुडिशरी टोटली इंडिपेंडेंट है। आपको लगता है कभी भी कि हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का होल्ड रहा वो जजेस के ऊपर? नो, हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का कोई होल्ड नहीं होता जजेस के ऊपर, वो उनके डिसीजंस को चेंज नहीं कर सकते। वेयरएज हम कहेंगे कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ना, जैसे कई किसी में अगर डिक्टेटरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या मोनार्की है, तो वहां पे जजेस के डिसीजंस को चेंज किया जा सकता है। बट इन इंडिया, बिकॉज इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, सो इंडिया में जजेस के डिसीजंस को चेंज करना पॉसिबल ही नहीं है। इन इंडिया प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और रूलिंग पार्टी फोर्स ही नहीं कर सकते प्रेसिडेंट को कि वो अपने उनके डिसीजंस को चेंज नहीं कर सकते। तो एट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील कौन सी है इंडिया में? दैट इज सुप्रीम कोर्ट। एंड सुप्रीम कोर्ट के अंडर कौन कौन सी कोर्ट्स वर्क करती हैं? हाई कोर्ट, यू नो इट वेरी वेल कि हर स्टेट की अपनी हाई कोर्ट होती है। समटाइम्स 2 or more states have combined high court. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं बोलूँ सेवन सिस्टर्स जो है 7 ईस्टर्न स्टेट्स, फिर मैं बोलूँ जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दोनों स्टेट्स की एक ही हाई कोर्ट है, दैट इज इन चंडीगढ़। एंड वही हाई कोर्ट जो है दैट इज ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ आल्सो। मीन्स तीनों की सेम हाई कोर्ट। पहले तो मैंने बोला पंजाब, हरियाणा, दोनों स्टेट्स की एक ही हाई कोर्ट है, ठीक है। फिर मैं बोलूँ कि यूनियन टेरिटरी, फॉर एग्जांपल चंडीगढ़, तो यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, पंजाब स्टेट, हरियाणा स्टेट, तीनों की कॉमन हाई कोर्ट है। मींस हाई कोर्ट जो है दैट विल बी, समटाइम्स हाई कोर्ट कैन बी कॉमन ऑफ 2 or more states, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एक ही है और वो सिर्फ दिल्ली में है। हर स्टेट की अपनी अपनी हाई कोर्ट होती है। कई बार ये कंबाइंड स्टेट्स की, कई बार 2 स्टेट्स की, 3 स्टेट्स की एक ही हाई कोर्ट होती है। एंड हर डिस्ट्रिक्ट में, हर एक में कोर्ट्स होती हैं, सिविल कोर्ट्स होती हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं। कौन से केसेस आउट ऑफ द कोर्ट सॉल्व किए जा सकते हैं? सिविल केसेस। कौन से केसेस विदाउट कोर्ट सॉल्व भी नहीं होते? होते हैं क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने के लिए पर्सन को कहाँ पे जाना पड़ता है? कोर्ट। तो सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स, आगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को जैसे कि हम बोले लोकल कोर्ट्स, तो वहां पे सिविल कोर्ट्स होती हैं एंड क्रिमिनल कोर्ट्स होती हैं। आपको एक तो ये याद रखना है, ठीक है। तो इंडिया में हम कह रहे हैं कि जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट क्योंकि जजेस कैन टेक देयर डिसीजंस इन एन इंडिपेंडेंट वे। फंक्शनिंग ऑफ जजेस इज नॉट डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। Once appointed as a judge, person can't be removed. It's not an easy process. Person can be removed only by impeachment. Same method is to be followed to remove the judge of the court as to remove the president of the country. तो functions, पहले तो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, अगर सुप्रीम कोर्ट है तो कोई भी कोर्ट आए तो फिर उसमें आप ये थोड़ा लिखोगे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। हाँ, ये लिख सकते हो इन स्टेट हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट इन स्टेट, बट इन कंट्री सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट। तो आप ये इनके फंक्शंस को आपको करना है, सॉल्व डिस्प्यूट्स, ठीक है। फिर आप कह सकते हो कि समटाइम्स सम लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट आर नॉट इन द फेवर ऑफ द पीपल एंड पीपल प्रोटेस्टेड एंड कोर्ट कैन डिक्लेयर सच लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। फिर आप कह सकते हो कि गार्डियन ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आप कह सकते हो प्रोटेक्टर ऑफ अवर फंडामेंटल राइट्स। मैंने अभी बताया था कि अगर किसी के राइट्स वायलेट होते हैं तो पर्सन कैन गो टू कोर्ट एंड कोर्ट क्या इशू कर देती है? रिट्स इशू करती है। उस रिट्स के अकॉर्डिंग क्या होता है? कंपनसेशन मिल जाती है विक्टिम को एंड पनिशमेंट मिलती है वायलेटर को। जिसने भी लॉ को वायलेट किया होता है, पनिशमेंट इज गिवन टू द लॉ वायलेटर। तो इस वजह से हम कहेंगे कि हमारी कंट्री में जुडिशरी जो है दैट इज टोटली इंडिपेंडेंट। तो फिर हमने क्या, सेकुलर। क्या इंडिया सेकुलर कंट्री है? यस, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री बिकॉज इन इंडिया ऑल रिलीजन आर ट्रीटेड equally. There is no discrimination on the basis of religion.
people can follow any religion and propagate it, but there are some restrictions by the constitution on this freedom. For example, we can't say such words which hurt the religious sentiments of the others. तो ये हम नहीं कर सकते, and people can't sacrifice human beings, animals to please their gods and goddesses. कई बार कहते हैं कि भगवान को जैसे देवी माता को बलि चढ़ानी है, तो इसलिए लोग ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स की बलि चढ़ाते हैं, तो इट्स नॉट अलाउड, इट्स क्राइम. तो ये सब बैन किया हुआ है. और वैसे भी इंडिया हमारी कंट्री का कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है. अगर आप पाकिस्तान जाते हो तो आपको पता चलता है कि वहां पे इस्लाम इज द मेन रिलीजन. अगर इंडिया की बात करें तो देयर इज नो स्टेट रिलीजन इन इंडिया, ऑल रिलीजन आर ट्रीटेड इक्वली. तो दिस इज